सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया। नाउ मैं तुमको प्रैक्टिकल केसेस बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, क्या होता था और अभी क्या होता है। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नाउ सबसे पहले तो तुम समझो ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या है। एक शेतकरी है, वो बैंक के पास जाएगा। बैंक बोलेगा गिरवी रखने के लिए क्या है। ठीक है, वो बोलेगा एक छोटी सी जमीन है, 1 लाख रुपया। तो बैंक 1 लाख का देगा, 40,000 50,000। तुम्हारा गोल्ड लोन है ना, 54,000 है। एसबीआई में जाओ, एसबीआई कितना देगा तुमको? 30,000 के ऊपर 1 रुपया देगा, ज्यादा से ज्यादा 31 32। कितना? 50% से थोड़ा। वही तुम लोकल लेवल पे चले जाओ, वो देगा तुमको 80,000 रुपये। कागजात उसके पास रखे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक से डबल होगा। शेतकरी को कैलकुलेशंस पता नहीं है। शेतकरी क्या, एक एमबीए फाइनेंस को तुम पूछो इंटरेस्ट रेट फ्लैट, फ्लोटिंग या फिक्स में क्या फर्क है, लगभग नहीं बता पाए। ठीक है, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल जो रहते हैं ना, अ, जो तुमने मराठी पिक्चर में देखा भी होगा, गांव के लोग हड़प लेते हैं, आके सामान लेके जाते हैं। ये फैक्ट है, बहुत सारे मराठी के पिक्चर में दिखाया भी है कि वो लोग आते हैं, तुम्हारे गाय भैंस लेके जाते हैं, जमीन में कब्जा कर लेते हैं, घर के बर्तन उठा के लेकर आते हैं। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में ये लोग क्या करते हैं, यदि जमीन रहेगी तो कागजात ले लेंगे, गाड़ी रहेगी तो उसके कागजात ले लेंगे। अच्छा, मेजोरली ये इलीगल होता है। कैसे इलीगल होता है? लिखा पढ़ी कुछ नहीं होता। भाई तेरा जमीन 1 लाख का है ना, 60,000 रोकड़ा ले, ब्याज दर होगा 5% महीने का। और ये ज्यादातर अनप्रोडक्टिव, जब शादी के ट्रैक्टर का गवर्नमेंट के स्कीम सब्सिडीज रहता है, लेकिन बेटी की शादी में बैंक्स भी झिझकते हैं और लोन भी देंगे। 5 लाख की जमीन है तो 2.5 3 लाख के ऊपर देंगे नहीं। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होता है, तुमको 5 लाख चाहिए तो तुम लोकल आदमी के पास जाओगे, वो तुमको 5 लाख देगा, कागजात उसके पास रखेगा। लेकिन बैंक कितना चार्ज किया होता? 12 से 14% साल का। ये महीने का 5% करेगा तो 60% साल का। अब ये आदमी क्या सोचता है, 5 लाख का गिरवी रख रहे, बेटी की शादी है, 5% महीने का 25,000 चलता है, दूसरे महीने दे देंगे। लेकिन बारिश कम ज्यादा हुआ तो और 2 3 महीने खिंच जाता है, और 4 महीने, 4 महीना तो लाख रुपया हुआ। तो इसमें लोकल लोग, अच्छा, जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज रहते हैं, इसमें सीधा आदमी ना, कोई बात नहीं, अभी नहीं माना बाद में, दया माया नहीं होती। ये लोग नहीं दे रहे हैं ना, गुंडे भेजते फिर पैसा रिकवर करने के लिए। और गुंडे लोग कुछ नहीं तो बर्तन उठा के लेके जाएंगे, थोड़ा बहुत धमकी देंगे, हल्का सा पिटाई करेंगे। ये फैक्ट है। और गांव में लोग फिर पुलिस में डालने से जब डरते हैं। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ज्यादातर पूरे प्रकार से इलीगल होता है, क्योंकि सब कैश में डील होता है, सब कैश में डील होता है। तो इनकम टैक्स गवर्नमेंट को मिलता नहीं है, फार्मर जरूरत से ज्यादा ब्याज देता है। ठीक है ना, मनी लेंडर के पास पैसा है, श्रॉफ सेठ ये नाम से ज्यादातर तुमको मिल जाएंगे। सो मनी लेंडर बहुत ज्यादा चार्ज करता है, और तुम्हारे कागजात उसके पास देगा या पहचान रहेगी। कुछ कुछ लोग, गुजरात साइड में रेट कितना है महीने का? 2 से 3%, 2 2.5%। महाराष्ट्र में बिटवीन 3, ये मंथली की बात कर रहा हूँ, 3% से 10% मंथली। तुमने 1 लाख का लोन लिया, 10%, 10,000 एक महीने का, एक साल का 1,20,000। आया समझ में? तुम इनको मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पहचान स्ट्रांग लोगों से होती है, और इसमें पॉलिटिकल कनेक्शंस लगते हैं, क्योंकि किसी ने नहीं पे किया। सपोजिटली कर्जा लेने वाला बोलता है नहीं पे करूंगा, जो करना है कर ले, तो उसके पास उतनी ताकत रहनी चाहिए वसूलने के लिए, नहीं तो डूब जाएगा वो। और प्राय लोग लेते हैं, लौटाने की नीयत देखा गया है कम, क्योंकि पैसा आते हुए दिखता है बट देते समय बहुत दिक्कतें आते हैं। सो
मनी लेंडर्स ज्यादातर इलीगल होता है, कमीशन एजेंट्स, ट्रेड लैंडलॉर्ड्स, क्रेडिट फ्रॉम रिलेटिव फ्रेंड्स, इसमें लोग अपने रिलेटिव्स लेते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स लेते हैं, और इसमें इंटरेस्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो ये जो पहला केस है मनी लेंडर, ठीक है, ये 40% माना गया है, और 40% लगभग पूरा इलीगल रहता है, क्योंकि इसमें कोई भी लिखा पढ़ी नहीं। तुम बोलोगे घर के कागजात, फिर जो लेंडर है वो अपने पास रख लेता है, और जो कर्जा लेने वाला है वो इतना मजबूत नहीं रहता है कि जाकर धमका के वो कागजात ले, क्योंकि उसके पास अपना सोर्स है, पॉलिटिकल कनेक्शन है, गुंडे हैं। तो जो लेने वाला है वो सिंगल आदमी रहेगा, देने वाला ग्रुप रहेगा, उनका एक ग्रुप रहेगा। सो ये, लेकिन जैसे गवर्नमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड दिए, ये थोड़ा सा वक्त के साथ साथ कम हो रहा है, जैसे मोबाइल फोन आ रहे हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ये लोगों को पता चल रहा है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस हमेशा अच्छा। तो इसमें इंस्टीट्यूशन में सी, जो बैंकिंग सिस्टम है अपना, उस बैंक के दो भाग है, ठीक है। एक नॉर्मल बैंक्स का राजा कौन माना जाता है? आरबीआई। एग्रीकल्चर का राजा कौन माना जाता है? नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये सारे के सारे बैंक्स एग्रीकल्चर के बैंक का राजा। अच्छा, नाबार्ड आरबीआई का ही भाग था। अब आरबीआई करेंसी भी प्रिंट करे, फॉरेन एक्सचेंज भी संभाले, एग्रीकल्चर भी देखे, बहुत ज्यादा हो जाता है, गवर्नमेंट का भी बैंकिंग संभाले। तो आरबीआई ने क्या बोला, एग्रीकल्चर का हिस्सा हम नहीं, हम एक अलग संस्था बनाएंगे। उन्होंने कौन सा संस्था बनाया? नाबार्ड, ठीक है। ये जुलाई 1982 को एस्टेब्लिश किया, 100 करोड़ में, 50-50 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई। नाबार्ड का कोई शेयर मार्केट में नहीं है, वो 100% ओन्ड बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई, ठीक है। सो ये एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज का देखते हैं। तुम इंडस्ट्रियल लोन के पास, नाबार्ड के पास जाओगे, वो लोग बोलेंगे सॉरी हमारे पास मत आओ। लेकिन नाबार्ड कैसे काम करता है? उनको पता है कि हर गांव में तुम्हारा नेशनलाइज बैंक नहीं हो, तो वो लोग काम करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू। वो लोग वाया कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उनके भी अंडर गांव में रीजनल रूरल बैंक, छोटे छोटे बैंक से, उनके थ्रू रूट करते हैं कर्ज, ठीक है। द पेडअप कैपिटल 10,500 करोड़ था, ठीक है। नाबार्ड टुडे इज फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि अल्टीमेटली एग्रीकल्चर के लिए देखना है, उसको तुम प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। प्राइवेटाइज नाबार्ड को किया तो तुम शेतकरी से ब्याज ज्यादा लेना शुरू हो जाओगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है? तुम एचडीएफसी और एसबीआई का लोन चेक कर लेना, कभी भी एचडीएफसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट एसबीआई से 1% ज्यादा होगा। एचडीएफसी प्राइवेट सेक्टर है 100%, एसबीआई अभी भी पब्लिक सेक्टर में आता है, तो एसबीआई का रेट आधा से 1% कम होगा, ठीक है। अभी थोड़ा, ये नाबार्ड तो पूरे देश के लिए सिंगल एंटाइटी है, जैसे आरबीआई एक है ना, तो वैसे नाबार्ड एक संस्था है जो सारे एग्रीकल्चर बैंक्स का राजा है। तो उसके अंडर आता है रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट को पता था भारत में 6 लाख गांव है, तुम 6 लाख ब्रांचेस नहीं खोल सकते एसबीआई का। ब्रांचेस खोलना मजाक नहीं है, तुमको ब्रांच मैनेजर लगेगा, 60 से 80 हजार का सैलरी, और कमाई का जरिया क्या है? इंटरेस्ट। गांव के शेतकरी, कौन से गांव में कितने लोग रहते हैं, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। तो और ऐसा देखा गया है कि शेतकरी ज्यादातर बारिश पर डिपेंड है, और कई बार दे नहीं पाते, तो 50% कर्जा डूबता है। शेतकरी की नीयत साफ है, बट बारिश का कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी गारंटी नहीं कर सकते। सो फिर इन लोगों ने क्या किया, नाबार्ड को एस्टेब्लिश कर लिया, जो एग्रीकल्चर का राजा है। नाउ स्टेट लेवल पे इन लोगों ने प्राइमरी एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को सेटअप कर दिया, ठीक है। नाउ नॉर्मली प्राइमरी मतलब ऐसे सोचो, एग्रीकल्चर विलेज में एक डिस्ट्रिक्ट, नासिक जिल्हा, महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें नासिक एक डिस्ट्रिक्ट है। तुम्हारा नासिक, सिन्नर, ये सब, जहां तक मुझे लगता है सब इसमें आएगा। कहां पे? नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएगा। सो प्राइमरी मतलब गांव में एक हाथ, डिस्ट्रिक्ट मतलब नासिक डिस्ट्रिक्ट,
लेकिन महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट है। सो पूरे महाराष्ट्र में मुझे सारस्वत स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में मौजूद है ना वो। तो इस प्रकार से 3 भाग में दिया है, और उसमें आरआरबीज भी है। ठीक है, ये तुम्हारा शॉर्ट टर्म क्रेडिट में 3 भाग बना है। लॉन्ग टर्म को भी इन लोगों ने प्राइमरी और स्टेट लेवल पे बनाया है। अच्छा, ये तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा रहता है, देखा गया है। तो कमर्शियल बैंक्स में तुम कहा जाओगे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई इसमें इतना एक्टिव दिखता नहीं है, क्योंकि उनको पता है कर्जा डूबने का चांस रहता है, क्योंकि शेतकरी डिपेंडेंट ऑन द रेन्स, और इरिगेशन देश में 50%। बारिश का कोई भरोसा नहीं। मराठवाड़ा में बारिश ऑलरेडी वैसे भी कम रहता है, आर्टिफिशियल रेन कितना टाइम सपोर्ट देंगे? तुम एक बार पानी डालो, एरोप्लेन को उड़ाओ, 45 मिनट में बारिश होगा, 2 दिन बाद का क्या? 2 दिन बाद वापस करोगे? अपना देश, ये लाखों करोड़ों का खर्चा है। एयरप्लेन जब अमेरिका से आते हैं आर्टिफिशियल रेन करने के लिए, ये कोई लाखों का नहीं, करोड़ों का बिल वो लोग फाड़ते हैं। तो हर रोज तो गवर्नमेंट को अफोर्ड होगा नहीं, और अपने पास खुद के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ये फॉरेन का टेक्नोलॉजी अपन यूज करते हैं। अभी गवर्नमेंट ने देखा, नाबार्ड तो बना दिया, नाबार्ड तो 82 में आया, ठीक है ना। कमर्शियल बैंक्स 1969 में बैंक्स नेशनलाइज किया गया है, ये सब एसबीआई और नेशनलाइज। लेकिन वो पूरे देश में मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता ये सब है ना, उनको पूरा केटर नहीं हो पा रहा था तभी, तो गांव तो दूर की बात है। अच्छा, गांव में इलेक्ट्रिसिटी पूरा पिछले साल अभी तो आया है, 2022 मार्च में तक पूरा इलेक्ट्रिसिटी अब पहुंचा है। बैंक तो अभी अभी, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो बैंक कहां से काम करेंगे? इंटरनेट कनेक्शन तो चाहिए ना। तो इन लोगों ने 1976 में रीजनल रूरल बैंक्स का एस्टेब्लिशमेंट किया। इनका उद्देश्य था कि रूरल ओरिएंटेड कमर्शियल बैंक को बोलते ना, छोटे छोटे गांव के गरीब लोग 10,000, 15,000, 20,000 का कर्जा देके कुछ तो धंधा शुरू करें। क्योंकि नासिक में जब आईसीआईसीआई बैंक आया था, जब फर्स्ट टाइम आया था, मैं 25-30, 92 में भी, शायद में 30 इयर्स बैक, तुम जाओगे ना, तुम बोलोगे कर्जा चाहिए या आईडीबीआई, 3 करोड़ से कम चाहिए तो वापस चले जाओ। उनका बेसिक बेंचमार्क आईसीआईसीआई का 3 करोड़ का था, मतलब 3 करोड़ से कम तो तुम लोग वेलकम नहीं। इंडस्ट्रियल आज 30,000 के लिए जाओ, स्वागत करेंगे, क्योंकि आज उनको पता चल गया है गोल्ड लोन से लेकर सब कुछ है। आईडीबीआई भी पहले उससे कम, इसलिए तो आईडीबीआई बड़े लोन देता है और स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया छोटे लोन देता है, सिडबी जिसको बोलते हैं, सुना होगा तो। और फिर माइक्रो एंटरप्राइजेस, माइक्रो फाइनेंस एंटरप्राइजेस, एक बांग्लादेश में एक प्रोफेसर यूनुस है, उन्होंने ये जो माइक्रो फाइनेंस का एक कंसेप्ट लाया, मैं तुमको लाइव बताना चाहता हूं उसके बारे में। अच्छा, वो इतना सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। प्रोफेसर यूनुस नाम है उनको, नोबेल प्राइज मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेशी एंटरप्रेन्योर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बांग्लादेश में एक, मैं क्वेश्चन और आंसर दूंगा नहीं तो फिर टाइम चला जाएगा। व्हाट इज मोहम्मद यूनुस नोन फॉर? ग्रामीण बैंक। उन्होंने एक कंसेप्ट लाया, ग्रामीण बैंक, 1983 में गरीब लोग को छोटे छोटे लोन्स दे सके। वो इतना सक्सेसफुल हुआ बांग्लादेश में कि ये जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स दिया गया। अब इंडिया ने देखा कि भाई बांग्लादेश जैसा जगह, आजाद तो इंडिया ने कराया, लेकिन बांग्लादेश माइक्रो लेवल पे इतना जोरदार काम कर रहा है। सो इससे इंस्पायर होके अपना जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ने काम बढ़ा दिया, ठीक है। तो स्मॉल फार्मर्स बड़े बड़े लोन्स तो नहीं ले सकते, व्हाट अबाउट भाजी वाले, छोटा 10, 15, 20 हजार का। अच्छा, आरआरबीज हर जगह नहीं पहुंच सकता, तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कंसेशनल रेट्स पे ब्याज देंगे, जो बंधन, जो ग्रामीण बैंक बांग्लादेश ने किया। ग्रामीण बैंक इज अ हाईली सक्सेसफुल बैंक इन बांग्लादेश, लेकिन तुम जानते नहीं होंगे, क्योंकि वो गरीब लोग को कैटर करते हैं, ठीक है ना। जैसे पेज थ्री लाइफस्टाइल में तुम्हारा एसबीआई, एचडीएफसी, बड़े बड़े बैंक्स,
लेकिन उसमें भी तुम कैसे सुनोगे ऑटोमोबाइल लोन, तुम शेतकरी को सीड्स के लिए लोन एसबीआई देता है नहीं सुना हो। तो उसी प्रकार ग्रामीण बैंक ने छोटा रकम देके बहुत सारे गरीब लोग को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिलवाया, कुछ लोग उसमें से अमीर बने। उसमें से इंडिया ने ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया। इसका जड़ है बांग्लादेश। अपने यहाँ ग्रामीण बैंक नहीं बोलते, अपने यहाँ माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस कंपनी नहीं है, माइक्रो फाइनेंस के अंदर अलग अलग बैंक्स है, उसका भी हम तुमको एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ये कौन कौन से हैं जो छोटा है? देखो इक्विटास सुना है, इक्विटास नासिक में, अन्नपूर्णा माइक्रो फाइनेंस, ये सब छोटे छोटे कर्जा देने वाले, इसलिए तुमने इनका नाम नहीं सुना होगा। कुछ हजार और लाख रुपए से काम चल जाता है, ठीक है। बट गांव के लेवल पे इनका बहुत नाम है, क्योंकि इनके दम पर मनी लेंडर से लोग दूर जाके इधर जाते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये माइक्रो फाइनेंस था। और एनजीओ भी है ऑल्टरनेटिव क्रेडिट करने, लेकिन एनजीओ पर इल्जाम लगता है ब्लैक का व्हाइट करते हैं, फॉरेन का हवाला ट्रांजेक्शन, इसलिए एनजीओ का इंपॉर्टेंस कम ही होने वाला है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो गौर मतलब सेवा का ट्रस्ट के नाम पे शुरू करते हैं, और किया भी है कुछ लोगों ने काम, लेकिन कुछ लोगों ने इलीगल बाहर से इंडिया में, अच्छा इनके पास पैसा सोर्स कहां से आ रहा है? इंडिया का पैसा, ऐसे कुछ लोग जो इलीगल काम करते हैं इंडिया से बाहर पैसा भेजते हैं, ठीक है, वहां से इंडिया में आता है लीगल बन के इनके थ्रू, एनजीओ, कुछ एनजीओ के थ्रू। और उन पे इल्जाम भी लगाया गया, और अभी गवर्नमेंट ने बहुत टाइट कर दिया एनजीओ, इसलिए अभी नए एनजीओ आसानी से खुलेंगे भी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को पता चल गया है कि एनजीओ पे चेकिंग नहीं होता था, क्योंकि सेवा धर्म का काम ये लोग बताते हैं, लेकिन इसमें इलीगल काम भी हुआ है, करेक्ट। सो यहाँ पे ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है, और इसमें एक और जो था सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, ये हम छोटा सा देख लेते हैं तो तुमको और भी नॉलेज आएगा। कमर्शियल बैंक्स रीजनल रूरल बैंक्स है, इनको स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स है, डीसीसी, यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा योगदान किसका है? कमर्शियल बैंक, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक से ज्यादा रीजनल रूरल बैंक्स। कारण क्या है? तुम्हारे कोऑपरेटिव बैंक्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल या विलेज लेवल पे, वो तो उसी गांव के लिए होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नासिक जिला बहुत बड़ा जिला है, महाराष्ट्र में 43,000 विलेजेस है, 43,000 कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ से होंगे? ठीक है ना, मानते हैं पूरे महाराष्ट्र में 1.5-2 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, लेकिन हर विलेज को टच करना इतना आसान नहीं, इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लेकिन कमर्शियल बैंक्स और आरआरबीज काफी इसमें है, और ये अलग अलग स्टेट्स का मैंने ऑलरेडी बताया है, करेक्ट। तो यहाँ पे तुम्हारा ये जो क्वेश्चन है सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया खत्म हो।